सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। गुजरात में बीजेपी भले ही लगातार छठी बार सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन इस बार पार्टी के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसे पार करना उतना आसान भी नहीं होगा। अगर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लुभावने वायदे को तोड़ निकाल लेती है तो 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ ही बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जाने और बागियों के मैदान में कूदने से पार्टी के लिए मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बीच भी बीजेपी गुजरात में बड़ी जीत का दावा कर रही है। पार्टी को पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर पूरा भरोसा है। उधर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे पीएम मोदी का विक्टिम कार्ड बता रही है। तो आज के हस्तक्षेप में इसी सियासी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। गुजराती बोले थे, अंतर्मनનો अवाज बोले थे, आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। गुजरात चुनाव में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी के अलावा बीजेपी को पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ओर से चुनौती मिल रही है। फिर भी जीत का भरोसा है, क्योंकि पार्टी को यकीन है मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी 27 साल की सत्ता को बचाने के लिए मैदान में है। पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे, जिनमें सीनियर शामिल हैं। चयन से लेकर प्रचार तक में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं उसका चुनाव पर कोई असर न पड़े। राज्य में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला है। अभी तक यहां लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रही है, लेकिन इस बार दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में फ्री बिजली और महिलाओं को मासिक जेब खर्च समेत कई लुभावने वादे किए हैं। कांग्रेस ने भी 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया है। पिछले चुनाव में 92 सीटें जीती थीं। उम्मीदों के हिसाब से पार्टी का ये अच्छा प्रदर्शन नहीं था, इसलिए इस बार बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनौती को पीछे छोड़कर अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ानी होगी। बीजेपी के सामने युवा वोटर्स को लुभाने की भी चुनौती है। गुजरात में कुल 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 4,61,000 पहली बार वोट डालेंगे। इन्हें लुभाने के लिए बीजेपी ने मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को के नाम से कैंपेन भी चला रखा है। इस कैंपेन में बीजेपी पिछले 27 सालों में गुजरात की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है। चुनाव प्रचार में हर छोटे बड़े नेता मोदी के काम और नाम का बखान कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि गुजरात की चुनावी चुनौती से लड़ने के लिए पीएम मोदी ही सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी को उम्मीद है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों न हो, पीएम मोदी जीत को मुमकिन बना ही देंगे। विपक्ष भी पीएम मोदी की इस करिश्मे को लेकर चिंतित है। शायद इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी को गुजरात में अपने काम से ज्यादा भरोसा पीएम मोदी के विक्टिम कार्ड पर है। कांग्रेस को लगता है कि वोटिंग के आखिरी दिनों में गुजरात की जनता पर पीएम मोदी की भावनात्मक अपील का असर पड़ सकता है। दरअसल 2001 से 2014 तक गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में रही है। इस दौरान उन्होंने विकास का एक नया मॉडल पेश किया, जिसकी चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हुई। पीएम बनने के बाद वो कई मौकों पर कह चुके हैं कि स्वाभाविक रूप से मुझ पर पहला हक गुजरातियों का है। इसलिए गुजरात में तमाम चुनौतियों के बीच बीजेपी को पीएम मोदी के करिश्मे पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। उधर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी को अपने शासनकाल में किए गए कामों के आधार पर वोट मांगने के बजाय मतदाताओं की सहानुभूति लेने के लिए विक्टिम कार्ड फेंकने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। कांग्रेस प्रधानमंत्री की उस शिकायत का हवाला दे रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें हर दिन विपक्ष की गाली झेलनी पड़ती है।
देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, यह जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड का खेल बड़ा विचित्र है। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस को खुद पर क्या भरोसा कमजोर पड़ गया है, या फिर लगता है कि शायद मोदी भारी पड़ेंगे? समझने की कोशिश। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रमेश श्रीवास्तव, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सुनील कौशिक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। क्यों अजय जी, मोदी ही नैया पार लगाएंगे सिर्फ? मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले जी संजय भाई, और इन्होंने कन्हैया कुमार की स्टेटमेंट में सुन रहा था, और कल जयराम रमेश जी की स्टेटमेंट भी मैंने सुनी कि उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के बाद भारत जोड़ो यात्रा में किसी की डिमांड है तो कन्हैया कुमार की है। अब देखिए, इतनी पुरानी पार्टी और उसको कन्हैया कुमार का सहारा लेना पड़े तो मुझे लगता है हालत काफी गंभीर है और हालत काफी खराब है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसका आदर सबको रखना चाहिए। कन्हैया कुमार जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके की टोन में बात करते हैं, मुझे तो पर्सनली खुद नहीं पसंद आता। रही बात वादों की, आप जानते हैं भाजपा दूसरी बार और ज्यादा बहुमत से जीत करके लोकसभा में आई। क्या हमने आर्टिकल 370 के बारे में कहा? क्या हमने नहीं हटाया? हमने राम मंदिर का प्रॉमिस किया, क्या हमने नहीं हटाया? क्या 80 करोड़ लोगों को घर पर अन्न देने का काम हमने नहीं करा? क्या किसान सम्मान निधि में लोगों को पहली बार पेंशन की तरह जो पैसे मिले किसानों को, पहली बार हमने तो सोचा? इससे पहले तो जब कांग्रेस का राज होता था तो राजीव गांधी तो खुद कहते थे मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 10 पैसे पहुंचते हैं। आज ये जो डिजिटल ट्रांसफर मनी है, ये किसने शुरू किया है? तो मोदी जी ने शुरू किया। गरीब को घर बनाना है तो आवास योजना है, उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। अब दिल्ली में तो खुद अभी 3,500 के आसपास फ्लैट डिलीवर किए, जिसकी चाबी मोदी जी ने दी। नहीं, देखिए अजय जी, सवाल दूसरा है। उसकी ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है, लगातार बन रहे हैं। अजय जी, सवाल दूसरा है। बात देश की नहीं हो रही है, बात देश का एक हिस्सा गुजरात की हो रही है, और गुजरात में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। वहां के मुख्यमंत्री भी आपके हैं, लेकिन मोदी जी के ही भरोसे नैया पार होगी क्या? सर, मोदी जी हमारे नेता हैं,
मोदी जी हमारे देश के, हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता। भाई मोदी जी हमारी ही पार्टी के हैं ना। अगर हमारी पार्टी का नेता हमारा ब्रांड नहीं होगा और वही हमारे को प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा साहब? हम कांग्रेस से थोड़ी ना नेता मांगने जा रहे हैं। अब इस बात में भी कैसी जलन है? अगर पीएम साहब नहीं जाएंगे, अगर मोदी जी नहीं जाएंगे, अगर वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? नहीं, बात तो सही है, वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, लेकिन वही जाएंगे और उनके ही भरोसे सब कुछ होना है। तो सवाल वहाँ के रोजगार को लेकर है, युवाओं के भविष्य को लेकर है। इसका जवाब भी तो मांगेंगे लोग। 27 साल से आपकी सत्ता है और कह रहे हैं कि मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। गुजरात में खुद गया हूं। अगर जी ये विक्टिम कार्ड तो कन्हैया कुमार जैसे लोग को लगता है ना, जो यूएपीए के केस में खुद जेल काट के आ चुके हैं। उनके दोस्त तो अभी भी यूएपीए के अंडर जेल के अंदर है। मैं ऐसे लोग का एलिगेशन क्यों लूंगा साहब? आप ये तो समझिए ना, आप गुजरात जाइए, गुजरात में आपको प्रोस्पेरिटी दिखेगी। आप वहां जाते हैं तो आप साबरमती रिवर फ्रंट पर बैठ करके आ जाएंगे, लेकिन यमुना में तो आपको जाग ही दिखेंगे। आप दूसरे प्रदेशों के मुकाबले वहां पर इंडस्ट्रीज की वैल्यू देखिए। क्या पूर्वांचली भाई वहां पर क्या करने जाता है? पूर्वांचली भाई भी तो वहां पर नौकरी करने, काम करने जाता है, क्योंकि गुजरात में काम है, इंडस्ट्री है, वहां पर प्रोस्पेरिटी है। क्यों इंडस्ट्री वहां भागती है? क्योंकि उनको पता है सिंगल विंडो है, करप्शन है नहीं, काम करते हैं। अरे ये तो वो सरकार है, जब मोदी जी सीएम थे तब कांग्रेस को भी मजबूर होकर कहना पड़ा था कि जी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। हम पर सवाल कौन उठा रहा है साहब? कौन उठा रहा है? कौन कांग्रेस सवाल उठा रही है, विपक्ष सवाल उठा मैं रहा वही है। तो कह रहा हूं साहब, हम पर कांग्रेस का सवाल तो हम लेंगे नहीं। जनता तो हमारे साथ खड़ी है। जनता पिछले 27 साल से भाजपा को वोट दे रही है और एक बार फिर बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। चलिए। कांग्रेस दिखी कहां रही है आपको ग्राउंड पर? अच्छी बात है, हम आपके पास फिर रुक करेंगे। अब नाम राशि तो एक ही है, लेकिन वो दूसरी पार्टी में है, अजय उपाध्याय जी। आप क्यों, आपकी पार्टी को कहना पड़ रहा है कि मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलते हैं? जो कल का परसों का जो दृष्टांत है, सबको पता है देश का प्रधानमंत्री गाली खाता है। खाता क्या है? तो गाली खाता है। कितना? तो 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो रोज खाता है। अरे गजब है भाई। काम करो, काम के प्रति प्रशंसा लो, काम के लिए आपको कुछ लोग धन्यवाद देंगे। यदि काम आप सही नहीं करेंगे तो कुछ लोग आलोचना करेंगे। कौन से प्रधानमंत्री की आलोचना कब नहीं हुई है? आज जब नेहरू जी नहीं है, उनकी रोज गाली उनको आप दे रहे हो। उनके उन कार्यों के लिए जो कार्य पूरे विश्व में प्रचलित हैं, जिसके लिए पूरा विश्व भारत को जानता है, भारत को पहचानता है। आज उनका जन्मदिन है। मैं पहले तो उनके जन्म शताब्दी पर आप सभी लोगों को शुभकामना दूंगा कि नेहरू जी के कारण जो है आज पूरा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक अलग पहचान, एक अलग छवि बनी। और उस विदेश नीति को आज भी कोई दाएं बाएं नहीं कर पाया, सरकारें जिसकी दी हो। मैं तो धन्यवाद देता हूं भाजपा के साथियों का भी कि आज यूक्रेन में जब संकट आया तो कहीं ना कहीं नेहरू जी को जितना आंतरिक राजनीति में आप गाली दे लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्हीं के कदमों पर चलना पड़ा। वही निरपेक्षता का धर्म है, जिस धर्म को निभाकर दोनों गुटों से दूर रह करके हमने अब्सटेन किया यूनाइटेड नेशन में। तो ये एक है। अब चूंकि मुद्दा आज गुजरात का है और बड़ा अच्छा मुद्दा है संजय जी, बड़े ही हस्तक्षेप के कार्यक्रम में बड़ा सामयिक तार्किक बहस रखते हैं, इसलिए इस बार आना जरूरी है। बताया गुजरात मॉडल की चर्चा। वाकई हम भी जब गुजरात नहीं गए थे तो हमको भी लगता था गुजरात मॉडल और हर राज्यों में इसकी चर्चाएं होती थी। अभी मैं लगभग गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में रह के आया हूं और अलग अलग जिलों में वहां का इंचार्ज होने के नाते, मीडिया इंचार्ज से मैं वहां सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों से मिलने का काम किया है। ग्रोथ रेट की मैंने जब इतिहास उठाया और रिसर्च किया तो पाया, जो भारत सरकार का रिपोर्ट है अभी 2021-22 का, 18% जो ग्रोथ रेट 1995-96 में जब हमारी सरकार थी, जब हम देते थे, आज उस राज्य का आलम यह है कि 2021 का रिपोर्ट उठा करके देखिए, माइनस में ग्रोथ चला गया है 1.5। ये विकास का मॉडल है। दूसरा देता हूं क्या गुजरात मॉडल है। कर्ज का यदि आलम हम देखेंगे तो कर्ज जो है 3 गुना 2015 से आज का यदि हम रिपोर्ट लेंगे 3 गुना भाजपा के शासन में कर्ज बढ़ा है। ये मोदी जी की उपलब्धि कहें या उनकी कमी कहें, ये देखना पड़ेगा। वो एक ही फंडा है, कर्ज का फंडा, मोदी जी का फंडा, यही चल रहा है आजकल पूरे गुजरात में। हम दो हमारे का तो, इनके मित्रों का तो संपत्ति बढ़ रहा है, लेकिन आम जनता को उसके भाग पर छोड़ दिया। गुजरात की जनता को, गुजरात का तो आपसे अलग प्रेम है,
फिर गुजरात की जनता को 3 गुना कर्ज क्यों? जानते हैं 4 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी है हर उद्यमी गुजराती भाइयों के सिर पर। 63,000 का कर्ज है, जो आज बच्चा जन्म लेगा उस पर भी 63,000 का कर्ज इस सरकार ने डाला है। आखिर ये किसकी उपलब्धि मानेंगे हम? मोदी जी की मानेंगे, भाजपा के कुशासन की मानेंगे, या स्थानीय प्रशासन की गलतियों को? अंतिम बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी आज वहां चरम पर है। आप 3,64,000 जो है बच्चे रजिस्ट्रेशन इस बार कराए थे और 1,200 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। ये डेटा है, सरकारी डाटा है, मेरा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की तो जो बात है वो अलग है। अब उसमें भी आप देखेंगे 3400 पोस्ट आया था ग्राम सचिव पद के लिए। आप तो बिहार उत्तर प्रदेश से होंगे मिश्रा जी, आप देखते हैं कि सरकारी पद का चार्म हमको लगता था कि बिहार यूपी के लोगों में है, गुजरात का हाल आलम में है। पदों के लिए लगभग 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और पेपर लीक घोटाला जो है लगभग 28 बार हो चुका है उस सरकार में। एक पेपर लीक गवर्नमेंट बन गई है आज के डेट में, के भविष्य के साथ कैसे खेल रही है। अगली बात, घोटाले का जो सबसे रिसेंट उदाहरण है, सबने देखा है मोरबी में क्या हाल हुआ। 2 करोड़ का जो ठेका था, 12 लाख रुपए उसमें खर्च हुए। 1,88,000 रुपए किसके जेब में गए, ये एक बार प्रश्न है, पूछना चाहिए इन लोगों को। और जो जयसुख 1 करोड़ 88 लाख आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये नहीं मैं, हाँ 1 करोड़ 88 लाख, 2 लाख मात्र 2 करोड़ के ठेके में मात्र 12 लाख रुपए मोरबी के पुल के उसमें रख रखाव में खर्च हुआ है। ये रिपोर्ट आई है। और जयसुख पटेल जो है वो कहाँ है, किसके घर में छुपा है? ये मैं जानता हूं कि अजय सहरावत भाई के घर में नहीं छुपा है, आपके भी घर में नहीं और मेरे यहाँ भी नहीं है। तो उसको छुपा कौन रखा है? अभी तक उस पर FIR नहीं हुई, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं उपाध्याय जी। मैं चला सहरावत जी का जवाब लेना यहाँ बनता है, क्योंकि उन्हीं को जवाब देना, इन तमाम प्रश्नों का, तमाम सवालों का उत्तर उन्हीं से लेना है। अजय जी, बात तो यदि सारी तो फैक्ट ही बता रहे हैं तो फिर सवाल तो है ही। कहना चाहूंगा कि आंकड़े उठा करके तो जरूर बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस वाले जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। सेम आंकड़े यूपी में भी बताया करते थे, और देखिए यूपी से राहुल गांधी जी का ट्रांसफर वायनाड हुआ सीधा केरला यहां से, और उसके बाद वो निकले भारत जोड़ो उनके सवालों का भी जवाब दीजिए ना। हिमाचल में चुनाव चल रहा है, गुजरात में चुनाव चल रहा है, तब वो घूम रहे भारत जोड़ो। मैंने प्रश्न किया है, यदि बहस होगी तो अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब शायद सिर्फ तो चलेगी, बहुत सारी बातें हैं, सीमित रह गई है। जमीन पर ना कार्यकर्ता बच रहा है, ना कहीं वोट पड़ रही है। नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए ना। और वहां तो जाना है नहीं अजय जी। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं मेरे भाई जी। अगर जी 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 मेरा सवाल है, बहुत विनम्र सवाल है, और आप ही से जवाब की अपेक्षा भी है, क्योंकि इन्होंने जो सवाल उठाए वहां के गुजरात मॉडल पे उठाए, इन्होंने सवाल वहां के बेरोजगारों पर उठाए, इन्होंने सवाल उठाए मोरबी हादसे की, जो मैन मेड हादसा था, और इन्होंने सवाल इसके अलावा भी उठाए कि मोदी जी क्यों नाहक आरोप लगाते हैं। भाई, सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को ना अजय जी। देखिए सर, कांग्रेस ने जो प्रवृत्ति डेवलप करी है उनके हिसाब से उनको लगता है सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। अगर ऐसा होता तो उत्तर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या आज गुजरात में, वहां इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रही होती। अगर उनको लगता है वो गुजरात गए, तो मैं भी भाई गुजरात गया हूं। आप अहमदाबाद से लेकर रन ऑफ कच्छ तक भी चले जाएंगे तो आपको 4-4.5 किलोमीटर में कोई ऐसा एरिया नहीं दिखेगा जहां पर आपको इंडस्ट्री दिखाई ना दे। रोड डेवलपमेंट आपको क्लीन दिख सकती है, और हर तरह की इंडस्ट्री, टाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप ब्रांड बोलिए, आज इंडस्ट्री वहां पर है। वो क्यों है? अगर इस हिसाब से उपाध्याय जी ने तो ऐसा डिफाइन कर दिया, ऐसे अपने आंकड़े घुमा लिए जैसे बिल्कुल वहां तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों आज चुनाव लड़ने जा रहे हो भाई? जब हम कह रहे हैं वहां पर इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट है, काम है, बिजनेस है, और इसीलिए तो 27 सालों से लगातार हमारी पार्टी को वोट मिल रहा है। इनको क्या मजाक लगता है क्या? लोकतंत्र में जब जनमत आपको मिलता है तो जनमत का मतलब आपकी नीतियों से खुश है। हमने जो बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए वहां नीतियां लाए वो उससे खुश हैं, लोग वहां के रोजगार से खुश हैं, लेकिन इनको वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुझे लगता है मोदी हेट्रेड में कांग्रेस के अंदर जो एक पागलपन है कि सिर्फ नफरत नफरत नफरत। मोदी जी कोई भी पॉलिसी आते हैं उसका विरोध करते हैं। और मैं तो अब आज ये उपाध्याय जी मेरे को बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप लोकसभा का वीडियो देखिएगा, राहुल गांधी जी ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था कि ये शेर जैसा घूमने वाला, आज वही मेक इन इंडिया है जिसकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में जा रही है। तो जब ये चाहते ही नहीं,
आज 100 मुद्दों स्टार्टअप का जवाब यूनिकॉर्न नहीं दे टच पा कर रहे चुके हैं। हैं। जो मैंने तो प्रश्न वो पूछा, कहाँ जा रहा है? मोदी नहीं नहीं, चलिए ठीक है, इंडस्ट्री मैं आपको दिख नहीं रही, मैं आप काम दोनों के आपको पास दिख फिर नहीं रुक रहा, करूंगा। प्रोसेस मुझे आपको दिख नहीं आम रही, आदमी प्रोग्रेस पार्टी जो एक आपको दिख तीसरा नहीं रही। पक्ष है उनका भी विचार जानने की आवश्यकता है। रमेश श्रीवास्तव जी, तीसरा फैक्टर के रूप में तो आम आदमी पार्टी भी वहां किस्मत आजमा रही है, तो जो कांग्रेस का आरोप है, क्या आम आदमी पार्टी का भी वही आरोप है बीजेपी के ऊपर और मोदी जी को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हमारा तो सीधे सीधे कहना ये है कि गुजरात चुनावों में जो ने अब ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, ये शो करता है कि एक योद्धा के तौर पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया है। अब वो निरीह बन करके वोट मांग रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे भाई हैं, हम यहीं पैदा हुए, हम यहीं पले बढ़े, तो प्लीज हमें वोट करना। मतलब मुद्दे साइड, सिंपैथी इनसाइड। ये शो करता है कि अब वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से युद्ध हार चुके हैं, कहीं महसूस कर रहे हैं कि शायद बाजी उनके हाथ से फिसल रही है। और फिसलेगी। आप देखें कि 27 वर्षों से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मतलब आज जो व्यक्ति 27 वर्ष का है, जब वो पैदा हुआ होगा तो उसने कोई दूसरी सरकार नहीं देखी। अरे इतने वर्षों में तो आदमी का वैसे भी बदलाव करने का मन करने लगता है, और करे भी क्यों। अभी मोदी की बात उठे, उसका अगला सवाल पूछता, जितने लोग मरे उनको क्या कोई मुआवजा डिक्लेयर किया गया? और अगर किया गया तो क्या उनको पहुंचाया गया? उनके साथ सुख दुख में खड़े हुए कि नहीं हुए? तो सवाल अब उठेंगे और भाजपा को जवाब देना है। तो अब इन सब पे पर्दा डालने का काम प्रधानमंत्री जी शायद करने वाले हैं। जैसे आप देखें कि जब भी वहां गुजरात में कोई बड़ी विदेशी हस्ती विजिट करती, जैसे ट्रंप साहब ने विजिट किया था, दूसरे लोगों ने विजिट किया था, तो उन्होंने पर्दे लगवा दिए थे। गुजरात मॉडल की जो असली हकीकत है उसको ढकने के लिए पर्दे लगा दिए थे। तो अब वही वो आवरण चाहते हैं सिंपैथी का। मुद्दों पर बात नहीं कर सकते। आप देखें, संविदा के कर्मचारियों को आज 5-5 हजार रुपए पे काम कराया जा रहा है। आप बताएं, आज 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए में क्या एक व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है? अहमदाबाद जैसी जगह में नहीं चला सकता। तो ये जो मिडिल क्लास का मजाक उड़ाया गया, छात्रों का मजाक उड़ाया गया, इतनी बार पेपर वहां पे लीक हो चुका, जिसको वहां पे बोलते पेपर फूटना। और उसके जो घोटालेबाज है, पेपर फोड़ने के घोटालेबाज है, उनके संरक्षक बनी हुई है सरकार। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने युवाओं को निराश किया, मिडिल क्लास को निराश किया, संविदा कर्मचारियों को निराश किया। अगर हम पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं लागू कर सकते? इनकी नीयत नहीं है। और गुजरात नए सिरे से देश में नशीली दवाओं के आगमन का नया द्वार बन गया। ये बहुत शर्म की बात है। ठीक सर, हम फिर रुक करेंगे आपके पास। सुनील कौशिक जी, अब आपकी बारी आ गई है विश्लेषण करने की। बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस के अपने आरोप, आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं वो मिलते जुलते ही हैं आरोप, और फिर सीधा सवाल गुजरात मॉडल और बीजेपी के उन सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या लगता है, मोदी फैक्टर भारी पड़ता दिख रहा है, या सिर्फ ऐसा है कि बीजेपी दाएं बाएं करके उनका बचाव कर रही है? ये देखो मिश्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। देश में सबसे बड़ा चेहरा मोदी है, और बीजेपी हर चुनाव मोदी के नाम पर लड़ती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, चाहे नगर चुनाव हो, चाहे और छोटे चुनाव हो। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव की तरह होने चाहिए। उस प्रदेश की समस्याओं को लेकर के, उस प्रदेश का में क्या विकास नीति रही है उसको लेकर के, क्या रोजगार है, क्या आपने वहाँ महंगाई के बारे में किया, और आपने देखा कि इन सब बातों से बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से अवगत थी। और अवगत होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। वैसे कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए और मुख्यमंत्री चेहरा होता है। ये बीजेपी ने अंदर स्वीकार कर लिया कि मुख्यमंत्री के अलावा वहां मंत्रियों ने भी काम नहीं किया, और ये था कि सारा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री बदला गया। उसके बावजूद भी आपने कई मंत्रियों को टिकट काट दिए। मतलब मंत्रिमंडल बदलने के बावजूद भी आपको एक जो संदेश देना चाहिए था कि पुराना मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री जो भी पुराने रहे,
उनके नेतृत्व में अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ और दूसरी टीम आपने तैयार की, तो कम से कम दूसरी टीम पर आपको भरोसा होना चाहिए था। लेकिन आपने उस दूसरी टीम को भी आपने नकार दिया और ठीक सामने चेहरा लेकर के आ गए मोदी जी का। दूसरी विकास की बात रही, यदि राष्ट्रीय स्तर पर आप चर्चा करेंगे मिश्रा जी, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे एफडीआई को लेकर के आप बात, देश में जितना भी एफडीआई आया सबसे ज्यादा गुजरात में पहुंचा। क्या दूसरे राज्य नहीं थे प्रधानमंत्री जी के लिए? प्रधानमंत्री के तो सारे प्रदेश बराबर हैं, लेकिन सारा का सारा एफडीआई 70% यदि आप गुजरात में लाके खड़ा कर देंगे तो लगता है सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आप बात कीजिए, बहुत सारा सामान आपने देखा होगा कि वहां पकड़ा गया, नशीली दवाइयां पकड़ी गई, उस पर क्या हुआ? ये सारे सवाल खड़े होते हैं और इस चुनाव में मुझे लगता है विपक्ष के में बैठे हुए राजनीतिक से वहां उठाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाएगा, क्या इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष गुजरात की जनता को अपने से कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इस बात की चर्चा लगभग लोकतंत्र के मंदिर में वहां रहनी चाहिए गुजरात में, कि जिस तरीके के मुद्दे जैसे प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में उठाया, लड़की ये लड़ सकती है, 40% सीटें भी उन्होंने दी, लेकिन वो सब बिल्कुल बेकार हो गया। और उस मुद्दे की चर्चा उन्होंने जाकर के हिमाचल में नहीं की। हिमाचल में भी वही प्रभारी रही, ना उन्होंने लड़कियां लड़ सकती है, न 40% सीट देने की बात नहीं। लेकिन सुनील जी, एक सवाल इसलिए भी जन्म लेता है जी कि ये जो आम मुद्दे हैं, महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, जीडीपी ग्रोथ की बात कर लें, मॉडल की बात कर लें, जैसे अभी यूपी में योगी मॉडल चल रहा है, वैसे ही गुजरात मॉडल एक नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही जोड़ा जाता है। तो ये सारी बातें तो विपक्ष उठाता ही रहा है हर चुनाव में। फिर क्या विपक्ष की अपनी विश्वसनीयता बहुत कमजोर हो गई है कि बावजूद इतने सारे मुद्दे के जनता उन पर, मतदाता उन पर भरोसा नहीं दिखा पा रहे? बिल्कुल मिश्रा जी, आपने सही कहा। जो भरोसे वाली बात है, जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और ये चर्चा करते हैं कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन वही लोग, मतदाता का कहना है कि विपक्ष के पास कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला विपक्ष देश को नहीं दे पा रहा है कि किस नेता के नेतृत्व में उनके पास ऐसा फॉर्मूला है कि जो समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर चर्चा वही आती है कि मोदी को टक्कर कौन देगा। और कुछ चीजें हैं, जैसे 370 की बात की जाए, सरकार, देश की जनता सहमत है इसको लेकर के कि नहीं, वो बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान को लेकर के आपने स्टैक की बात हुई, देश सहमत था उससे कि नहीं, ये करना चाहिए। बहुत सारी, और ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, दिख रहा है, ऐसी बात नहीं कि दिख भी नहीं रहा हो। चाहे आप एयरपोर्ट को लेकर के देखो, चाहे मेडिकल कॉलेज को लेकर के देखो, चाहे सड़कों को लेकर के आप देखिए, हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जी, जहां रसोई की आप बात कर लीजिए, जब इनका सरकार गई तब 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। इसको लेकर के भी जनता के पास ये सवाल है कि कांग्रेस आके उस महंगाई को खत्म कर देगी। बिजली की आप बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, बिजली का योगी जी ने कहा था हम 50% कम करेंगे, क्या किया उन्होंने? विपक्ष उस मुद्दे को नहीं उठा पा रहा कि आपने जो 2022 के चुनाव में दूसरे राज्यों में जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं के आधार पर तुमने वर्क कितना कर लिया? यदि ये विपक्ष जनता के यक्ष प्रश्न तो कई है, बहुत सारे, बहुत सारे यक्ष प्रश्न है राजनीति पर, और वो यक्ष प्रश्न बन के ही रह जाते हैं, उसका सही और सटीक उत्तर तो मिल नहीं पाता है। तो फिर आखिर ऐसा क्या है मोदी में कि नरेंद्र मोदी यदि खड़े होते हैं तो हर मतदाता उनके चेहरे को देखकर विश्वास जताने लग जाता है? क्या फॉर्मूला आखिर उनके पास ऐसा क्या विशेष होता है, और क्या विपक्ष के पास ऐसा कौन सा मजबूत फॉर्मूला क्यों नहीं होता है? जानेंगे, समझेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटा सा ब्रेक, हस्तक्षेप ब्रेक के बाद जारी है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये
दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। खरीदो कोई भी उकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। उकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। अटल जी ने मुझसे कहा था कि काजल की कोठरी है, जाना आसान है, साबित निकलना मुश्किल है। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जी हां, हर मर्ज की दवा मोदी क्यों? आखिर क्यों लगता है बीजेपी को मोदी हैं तो मुमकिन है? क्या उनको देखते ही लोगों में विश्वास पक्का होने लग जाता है कि भाई समाधान है तो यही है? तो फिर विपक्ष के सवाल के क्या मायने रह जाते हैं? भाई अजय उपाध्याय जी, आप जरा समझाइए कि अभी हिमाचल में चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद अब गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। राहुल गांधी इन दोनों राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल हैं। तो साहब, मतदाता का भरोसा भी कैसे मजबूत हो आप लोगों पर? यदि सवाल है तो सवाल का उचित समाधान कहाँ, कौन सा फॉर्मूला है, किनके पास है? मित्रा जी, पहली बात है कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस यात्रा का अर्थ नहीं है? क्या वो यात्रा जो महंगाई, बेरोजगारी, नफरत मिटाने का जो उद्देश्य है, फिलॉसफी जो है आइडिया ऑफ इंडिया का, उसको क्या देश के गुजरात हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो या उड़ीसा हो या बिहार हो, कहाँ उसकी जरूरत नहीं है? पूरे देश की बात है और एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है जिसको ऐसा नहीं है कि वो आज मैं अजय जी, मैं एक मिनट यदि आपकी बात से सहमत भी हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो ये सवाल तो अपनी जगह बना ही हुआ रह गया ना कि जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे या जब गुजरात में जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के एक मुख्य चेहरे में वो गिने जाते हैं, ऐसे में वो इंडिया के आइडिया को लेकर भारत को जोड़ने चले हैं। लेकिन हिमाचल और गुजरात जो भारत का ही एक हिस्सा है, वहां से उन्होंने दूरी बना ली। तो फिर सवाल तो उठेगा ना सर, क्यों नहीं उठेगा? इसका मतलब आपके पास कोई ठोस फार्मूला नहीं है। देखिए मिश्रा जी, एकदम ठोस फार्मूला है। देश जोड़ना ज्यादा जरूरी है। चुनाव के साथ जो है हमारे बाकी नेता लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि प्रियंका जी नेता नहीं है? हमारे दो चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, वो नेता नहीं है। राज्यों के प्रभारी हैं, वो नहीं है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जाकर के काम करना चाहते हैं, वो नहीं है। हर टाइमिंग है और चुनाव देश में हर समय होगा। जब तो क्या राहुल गांधी जी को आप इरेलीवेंट मान रहे हैं क्या? नहीं, एकदम रिलेवेंट है। और वो जहां से भी यात्रा कर रहे हैं, आपको शायद आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, जिस दिन यात्रा शुरुआत हुई थी 7 तारीख को, 5 तारीख को साबरमती आश्रम गए थे और वहीं से इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी। और शुरुआत वहीं से हुई और वो बड़े लेवल पर एक कार्यक्रम था, साबरमती आश्रम में भी था, अहमदाबाद में भी था। और उसके बाद वो जो है कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीर के सामने पुष्पांजलि करके और तब उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। सर मेरा सवाल, मेरा मुद्दा यात्रा को लेकर है ही नहीं। मेरा मुद्दा है चुनाव से इतना परहेज क्यों, इतनी दूरी क्यों बना रखी है उन्होंने? चुनाव से वो परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उनका है वो राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और वो चुनावी सिर्फ मुद्दा नहीं है। देश जोड़ना ज्यादा जरूरी है। देश जुड़ेगा तो सियासत भी होगी, सत्ता आएगी जाएगी। देश को कहां टूटते हुए आप देख पा रहे हैं भाई? हाँ,
हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न आपने बहुत लेकिन मेरा मुद्दा आज का ये है नहीं, मेरा मुद्दा गुजरात है जहां हर मर्ज की दवा मोदी ही नजर आ रहे हैं और हर सवालों के घेरे में भी मोदी ही नजर आ रहे हैं। विपक्ष उन्हीं से पूछ रहा है क्यों। मैं देता हूँ, 10 सेकंड दीजिए मुझे। दिया आपको 1 मिनट दिया। पहली बात 20-80 हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये जो एक से एक जो लोग हैं, इनके नुपुर शर्मा का कांड, या और भी बहुत सारे कट्टरवादी लोग हैं जो भाजपा में नहीं है, नन भाजपाई भी हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। देश में जिस तरह नफरत और द्वेष का माहौल बना, पिछले 3 साल में पार्लियामेंट के पटल पर गृह राज्य मंत्री ने, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने एक रिपोर्ट रखी है और उन्होंने बताया है 3 साल में जो दंगे हुए हैं देश में 3400 लगभग 75 दंगे हुए हैं और उस दंगों में से दिल्ली में 834 दंगों की रिपोर्ट। आप कहां से कहां ले गए रिपोर्ट नहीं है। हम फिर वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। अब बात जो है जो हिंसा अजय उपाध्याय जी, मैं अपने मुद्दे पर वापस लौटना चाहता हूं, मैं डाइवर्ट नहीं होने वाला हूं। मेरा सवाल गुजरात चुनाव को लेकर जहां बीजेपी से ये सवाल है कि हर वर्ष की दवा मोदी ही क्यों, बाकी फैक्टर क्यों नहीं, वही सवाल आपसे है क्योंकि आप सत्ता पाना तो चाहते हैं पर सत्ता के लिए जो कवायदे होती हैं, जो एग्रेसिव कैंपेनिंग होती है, वहां से आपके सबसे बड़े नेता गैर हाजिर होते हैं। क्यों लगता है देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं हैं, बनने वाले हैं क्या? राहुल गांधी भी गुजरात के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो नहीं है, वो जा सकते थे वहां प्रचार करने और एकदम, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री कहाँ है, गुजरात के लोग कहाँ हैं? भाजपा में यदि कोई और चेहरा नहीं है, इसका मतलब एक मोदी जी के अलावा रह ही नहीं गया है जो राज्य के चुनाव भी लड़वा सके। एमसीडी का चुनाव में भी मोदी जी आएंगे, पंचायत के चुनाव में मोदी जी आते हैं तो मैजिक हो भी जाता है, ये भी आप देख रहे हैं। नहीं, बंगाल में भी हुआ था, मैं जानता हूं। बंगाल में देखिए कितना शानदार विजय मिली थी, अभी इससे पहले भी कई राज्यों में मिली है। भाई बीजेपी अपनी सीट की संख्या कहां से कहां ले गई बंगाल में, आपने देखा? सीट की संख्या और जीत की संख्या दोनों में अंतर है। सीट तो सबके पास है। अब आप ये सोच उस तरह गुजरात में भी हमने पिछली बार सीट की संख्या चलिए बहरहाल मैं अब सहरावत जी को जोड़ लेता हूँ क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वापस गुजरात इसलिए है क्योंकि सहरावत जी देखिए विकास एक निरंतर है। जो भी सरकारें आएंगी, जो भी सरकारें बनती रही है अब तक, सबने अपने अपने समय में विकास किए हैं। ये खारिज कर देना कि हमने किया है और हमारा ही मॉडल है, ये हमारा ही गुजरात है। गुजरात में अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपने अपने कालखंड में, अपने अपने कार्यकाल में गुजरात को आगे ले जाने का प्रयास भी किया। हाँ, किसी के कार्यकाल के दौरान ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये तो हो सकता है और होता भी है। लेकिन सवाल है कि हर बार मोदी ही, छोटे से छोटे चुनाव में मोदी जी जाएं तभी संभव है क्योंकि मोदी जी पर जनता को भरोसा है और जनता को मोदी जी पर भरोसा है। ऐसा क्यों? आपके यहाँ मुख्यमंत्री को लेकर प्रयोग होते रहते हैं गुजरात में, आपके यहाँ उन मंत्रियों को टिकट की सूची में नहीं शामिल किया जाता है जिन पर भरोसा जताया था आप लोगों ने कि अच्छा काम करेंगे, फिर बागी अलग से वहां मुंह बाए खड़े हैं, आंख दिखा रहे हैं आपको। गम में या हमारी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहना चाहती है। वो बार बार हमें बताते रहते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। मैं उनको बड़ी अच्छी राय देना चाहता हूँ जिससे हो सकता है जीवन में उनकी ग्रोथ हो। उनको अपनी पार्टी पर, अपने नेताओं पर, अपने नेताओं को सीरियस दिखाने पर काम करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कहीं भी नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी अभी तक भी इतने सालों की पॉलिटिक्स में, मैं तो मेरे ख्याल से तब स्कूल में रहूंगा तब से वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार लॉन्च होते रहे हैं। इंडिया टुडे की मैगजीन पर बहुत बार आपने देखा होगा, लेकिन वो आज तक अपने आप को सीरियस पॉलिटिशियन पोर्ट्रे नहीं कर पाए। वो जोड़ो यात्रा में तो जाते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं संजय भैया? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, लेकिन आप फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सब्जेक्ट राहुल गांधी नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूँ, इतना अच्छा बैटिंग किया था, बॉलिंग किया था। रही बात गुजरात की, देखिए कांग्रेस अपना क्लेम करती है, हम अपने प्रोमिसेस और अपनी डिलीवरी के दम पे वहां जाते हैं। मोदी जी जो जहां के प्रॉमिस करते हैं उसी को डिलीवर करते हैं। अगर हम अपने प्रोमिसेस के साथ जा रहे हैं, हम अपने बड़े नेता के साथ जा रहे हैं, हम अपने सबसे सीनियर नेता के साथ वहां जाते हैं, तो मैं कहता हूं ये तो हमारा हक है। हम काम कर रहे हैं, उस काम के प्रॉमिस कर रहे हैं, काम की डिलीवरी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम कोई चुनावी नेता नहीं है आम पार्टी की तरह या कांग्रेस पार्टी की तरह। हम हर दिन उस जनता के साथ, उस जनता की सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना के समय में आपने सब देख लिया था, ना आप पार्टी दिखी थी, ना कांग्रेस दिखी। अगर तब भी कोई सेवा का काम करा था तो भारतीय जनता पार्टी करी थी। रही बात रोड की, पोर्ट की, एयरपोर्ट की, देखिए आप विकास का मॉडल
मैंने कई बार ये कहा कई चैनल्स पे संजय जी कि यदि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बने हैं वो कम से कम गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले 2 या 3 बड़े फैसले ले लें, या 2-3 बड़े फैसले हेगड़े साहब ले लेते हैं अध्यक्ष जी इनके, तो कुछ संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा कि गांधी परिवार से अलग हटके फैसले लिए हैं। और जो कार्यकर्ताओं में रोष था, जहां G23 जैसा ग्रुप भी निकल के आया और कई समय पे बहुत सारी चीजें कांग्रेस के समक्ष रखी गई, यदि उन सब चीज का समावेश एक हो जाएगा चुनाव से पहले, यदि ऐसा कोई फैसला कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष के रूप में वो लेते, कोई ऐसी टीम की घोषणा बहुत अच्छी से करते, जैसे इन्होंने हिमाचल में बनाया आनंद जी को। आनंद जी बार बार टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे जहां तक उपयोग होना था हुआ ही नहीं, मुझे जहां बुलाना चाहता वहां बुलाया ही नहीं गया। तो ये सब चीजें जो हैं, ऐसे जब नेता निकल के आ जाते हैं चुनाव के एंड वक्त पर, तो कांग्रेस को नुकसान होता है। और कांग्रेस को नुकसान से बचने के लिए सिर्फ यही था कि जो बीजेपी आरोप लगा रही थी कि गांधी परिवार से आप निकल नहीं सकते हैं, या बहुत सारे बड़े फैसले हैं, एक बड़ा चेहरा है राहुल गांधी की अध्यक्षता में या टीम में जो विपक्ष के राजनीतिक दल इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, हो सकता है कि इनके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में कुछ चीजें बदलें। दूसरी बात, 2024 की चुनाव की तैयारी करने से पहले विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल बीजेपी को गुजरात में घेरने का प्रयास करते और गुजरात में शिकस्त मिलती तो 2024 में एक मौका था। तो यह भी एक कांग्रेस के लिए चुनौती थी कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को कम से कम गुजरात के चुनाव में जाकर के ताकत झोंकवानी चाहिए थी, एक मंच पर लाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित तौर से बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि 2024 की तैयारी यदि आप अभी से कर रहे हैं, और जिन राज्यों में अभी चुनाव है जहां संदेश एक जाने का प्रयास था, देना चाहिए था, वो आप नहीं दे पाए। तो हिमाचल में यदि पुनः बीजेपी वापस आती है, गुजरात में आती है, तो आप समझिए कि 2024 का चुनाव बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यदि विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों का ये दायित्व बनता था कि वास्तव में आप बीजेपी को चैलेंज करना चाहते हैं और देश की जनता के हित में कुछ आप फैसले लेना चाहते हैं, जो जिन मुद्दों को लेकर के देश की जनता त्रस्त है, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है विपक्ष का, तो इन चुनावों में दिखाते। इन चुनावों के पास, विपक्ष के पास कोई फॉर्मूला होता तो आप कह सकते थे कि हाँ 2024 में हम टक्कर मोदी जी को दे सकते हैं। लेकिन तमाम स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए और बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं, कांग्रेस पहले सरकार में भी रही है, 27 साल पहले लगातार सरकार में रही है, अब जाकर क्या वाकई इनके पास जितने भी फॉर्मूले हैं उस पर यकीन लोग नहीं जताना चाह रहे हैं, या यकीन कमजोर है क्योंकि इनकी जो उपस्थिति वहां पर होती है वो फुल टाइम ना होकर पार्ट टाइम होती है? इसलिए देखो, पटेल जैसा चेहरा जब आपने उनको ज्वाइन कराया और अध्यक्ष बनाया, वहां पे 3 महीने तक राहुल गांधी से समय मांगते रहे। उन्होंने कई ट्वीट किए, कुछ चीजों को वो बदलाव गुजरात में चाहते थे, आपके पास सुनने का वक्त नहीं था उनके पास। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे आप पंजाब की बात कीजिए, पंजाब में हम सब उपाध्याय जी वगैरह बैठे हुए चैनल पे, हम चिल्लाते रहे कि सिद्धू नुकसान कर रहे हैं, कोई बीच का फॉर्मूला निकालना चाहिए, नहीं निकल पा रहा था। क्या हुआ? उत्तराखंड में भी हमने वही बात की कि जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं उनको सोशल मीडिया पे आकर के अपने दिल की बात कहनी पड़ी। आप कोई प्लेटफॉर्म कांग्रेस नहीं दे पाई जहां वो अपनी रावत जी दिल की बात कह पाते। तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो लगता है, बीजेपी में आप देखिए कि पूरा मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बदल गया लेकिन आहत तक नहीं निकली। आप उत्तराखंड में आप देखिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 महीने तक ये चलता रहा कि योगी जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, फिर भी आह नहीं निकली। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि एक बड़े चेहरे को जब आप सामने पा रहे हैं, मोदी जैसा चेहरा, विराट चेहरा जब आपके सामने है, तो निश्चित तौर से मानिए कि विपक्ष को भी एक ऐसा चेहरा जिसके नेतृत्व में विपक्ष इकट्ठा हो सके, टक्कर देने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। ठीक भाई, अजय उपाध्याय जी, हर मर्ज की दवा बीजेपी के लिए तो मोदी जी हैं। हुई है, मैं उस पर 2 अपनी टिप्पणी रखना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ। आज का पूरा डिबेट कांग्रेस संगठन के सुधार और कांग्रेस संगठन के विकास पर नहीं है। नहीं, मैं भाई आ रहा हूँ। उपाध्याय जी वो नहीं है। नहीं, संगठन को लेकर नहीं बात हो रही है, बात हो रही है गुजरात फैक्टर को लेकर। नहीं, अजय उपाध्याय जी, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, इन्होंने गुजरात में कितना प्रभावी आप हो सकते थे और कितना प्रभावी नहीं हो पा रहे उसको लेकर सवाल हो रहा है। थे क्यों कर रहे हैं संजय जी? नहीं, मतलब आपके यहाँ जो बड़े बड़े और भी नेता है, आप गुजरात गए, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ आप ही के पास। नहीं, गुजरात में गया हूँ उपाध्याय जी, मुझसे पूछिए आप सवाल। पिछले 1 महीने में 5 बार गया हूँ गुजरात, पूछिए मुझसे। आप कहाँ गए थे गुजरात में? नहीं, आप मुझे सवाल पूछिए ना। किस क्षेत्र
क्षेत्र नहीं, में मैं सवाल वरिष्ठ पूछिए, मैं फिर जवाब दूंगा ना। व्यक्ति हैं। नहीं, किस आप सवाल पूछिए ना, मुझे सवाल मैं आपके चलिए खैर मैं इस बताया। डिबेट को रास्ते पर ले आता हूं। मुझे अजय जी समझा दीजिए आप, जैसे बीजेपी तो हर मर्ज की दवा मोदी में ढूंढ लेती है, आपकी पार्टी किस में ढूंढती है? पुनः दोहराऊंगा उस बात को। सर गंभीर एक धारणा लोगों ने बना रखी है, अरे भाई राज्य का चुनाव है, हमारे राज्य का लीडरशिप है, हम चूह और चूह नहीं करते हैं, ये डेमोक्रेसी में क्या, ये अच्छी बात है। आप दोनों पत्रकार हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी हैं और आप भी हैं। क्या डेमोक्रेसी में बात अपनी नहीं रखी जानी चाहिए? बिल्कुल रखनी इतने चाहिए। लोगों की पूरे देश में सरकार चलेगी? क्या ये आपको लगता है आपको हक है रखने का भाई? सब क्या कोई संगठन बिना दंड, ये तो लाठी डंडे की बात हो गई कि एकदम चुप रहो नहीं तो बाहर जाओ, या तुम्हारे पीछे ईडी सीबीआई लगा देंगे अपने नेताओं के विरुद्ध। बात रहनी चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र है। और गुजरात में यदि सब चीज ठीक था तो क्यों आपने 3-3 मुख्यमंत्री बदले, क्यों अपने मंत्रियों को बदल दिया, क्यों उनको टिकट काट दिया? ये तो आश्चर्यजनक है। सब जान रहे हैं कि नहीं है। हाँ, मोदी जी की जरूर डंडा चल रहा है, डंडा पर लोग नहीं बोल रहा है। ईडी सीबीआई आईटी का डंडा है, वो डंडा। अरे भाई, जनता मतदाताओं पर तो मोदी जी का डंडा नहीं चल रहा ना। नहीं, मतदाताओं का भी हाल देखिए। गुजरात का जो आप ट्रेंड देखेंगे 2012 से लेकर के और 17 और आने वाला 22 बदल रहा है, और गुजरात भी बदल रहा है। गुजरात के मतदाता भी बदल रहे हैं, नो डाउट। गुजरात से रहे मोदी जी का जब अप था तो निश्चित तौर पे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। गुजरात में उनको पहली बात मुख्यमंत्री नहीं बननी है, और गुजरात में जो ये जितने अकाउंट